गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लास से लास्ट क्लास में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कोशिका या सेल पर कर रहे थे। कोशिका या सेल क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहला रही थी? कोशिका कहला रही थी। कोशिका की खोज किसने की थी? फिर अगेन रिपीट कर रही थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। कैसी कोशिका की गई थी? मृत कोशिका की। यदि हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। सबसे बड़ी कोशिका की सामान्यतः आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। सबसे छोटी जो सेल है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जिसको बोला था, प्लोरोनिमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी सेल पाई जाती है। यदि मानव शरीर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका से संबंधित, सबसे लंबी जो कोशिका थी तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी जो कोशिका आकार की बात करें तो हम एक तरीके से हमारे पास अंडाणु होता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी थी? शुक्राणु। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में क्लियर की थी। और इम्पोर्टेंट इसके साथ ये भी किया था हमने, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, ये समझना जरूरी था। एक कोशिकीय जीव कौन से थे? ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही या एकल कोशिका से मिलकर बना होंगे, वो जीव एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय दैट मीन्स एक से अधिक कोशिका होंगी, वो क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। या दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं उनके फीचर या लक्षण के अकॉर्डिंग, ऐसे जीव जिनकी समस्त जैविक क्रियाएं अपने स्वयं के द्वारा ही पूर्ण करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? एकल कोशिकीय जीव। जो जैविक क्रिया के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय जीव। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। कोशिका सिद्धांत 1838 व 39 में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया व दिया गया। किसके द्वारा? जर्मन वैज्ञानिक थे स्लाइडेन व सवान के द्वारा। सवान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्लियर? कब किया गया था? 1838 और 39 में। अब यहाँ पर जो स्लाइडेन थे, ये एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। और जो सवान है ये जंतु वैज्ञानिक थे। और दोनों ने ही मिलकर के इस कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत अब है क्या इनके अकॉर्डिंग? देखो, स्लाइडेन व सवान के द्वारा 1838 व 39 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। स्लाइडेन के अनुसार, स्लाइडेन ने वनस्पति का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला, इनकी जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं या उत्तक हैं, ये आपस में मिलकर के कहीं ना कहीं इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोशिकाओं से उत्तकों का निर्माण किन से हो रहा है? कोशिकाओं से होता है। इसके अनुसार उत्तकों का निर्माण सेल्स या कोशिकाओं द्वारा होता है। जंतु वैज्ञानिक ने भी यही निष्कर्ष निकाला। और जंतु उत्तकों का निर्माण भी क्या होता है? उत्तकों का निर्माण भी पादप कोशिका की भांति होता है। पादप कोशिका की भांति होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया
जंतु ऊतकों का निर्माण भी किन से हो रहा है? यहाँ पर हम बोले जंतु ऊतकों का निर्माण भी कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है, और पादप ऊतकों का निर्माण भी किन से हो रहा है? कोशिकाओं का। और लास्ट में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अब जंतु व पादप कोशिकाओं के जो आंतरिक संगठन होता है एक तरीके से, यह लगभग दोनों का क्या माना गया है? समान माना गया है। अब हमने पहले भी पढ़ा है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है भाई? ऊतक। और यहाँ ऊतकों का निर्माण सेल्स द्वारा हो रहा है, यही तो बात लिखी हुई है, ऊतकों का निर्माण सेल्स द्वारा होता है। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ऊतक। ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? ऊतक तंत्र का। ऊतक तंत्र से क्या बनता है? अंग। अंग आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का। अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर। इसी चीज को ही क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत कहा गया है। किसको? स्लाइडेन व समान के अनुसार, स्लाइडेन के अनुसार जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण ऊतकों का निर्माण के द्वारा, ये लिखा हुआ ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, पादप कोशिकाओं का निर्माण ऊतकों द्वारा होता है। समान के अनुसार भी जंतु कोशिकाओं का निर्माण ऊतकों के द्वारा होता है। और अंत में दोनों वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर निकले, जो हमारे पास पादप व जंतु कोशिकाएं हैं उनके उत्पाद होते हैं लगभग क्या होते हैं? समान बने हुए होते हैं। इसके पश्चात एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने बताया नवीन कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा होता है। बाद में रुडोल्फ और नेगली ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को एक नए रूप में क्या किया? प्रस्तुत किया। यदि हम बात करें किसकी? रुडोल्फ विर्चोव की, तो रुडोल्फ विर्चोव के अनुसार क्या होता है? 1855 में इन्होंने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव क्या बताया? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं से होता है। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह कथन किस साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने दिया? रुडोल्फ विर्चोव ने। अब इन्होंने क्या बताया लास्ट में कोशिका सिद्धांत के बारे में? एक वैज्ञानिक और आए कोशिका सिद्धांत में, इनके साथ नेगेली व रुडोल्फ विर्चोव ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को नया रूप दिया। इनके अनुसार क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। सभी जीवों का जो कोशिकाएं होती हैं उनके उत्पाद, ये बोले हम लोग अभी जो कोशिका सिद्धांत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बनी हुई होती है। सभी जीव कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बने होते हैं। उत्पादों से बने होते हैं। ये रुडोल्फ विर्चोव नेगली के अनुसार है जो नया रूप है। सभी जीव कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बने हुए होते हैं। एक कंडीशन ये थी। दूसरी यही कंडीशन सेम, नई कोशिकाओं का निर्माण
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट इन्होंने बताया कोशिका सजीव की, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये सब नया रूप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव व नैगली ने। नेक्स्ट यदि हम बात करें, कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण भी निहित होते हैं। कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये सभी रुडोल्फ विर्चोव व नैगले ने बताया। क्या बताया? सभी जीव कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बने हुए होते हैं। कोशिका सिद्धांत को नया रूप दिया था। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं की किससे होगा? विभाजन से। कोशिका सजीव की क्या होती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण सभी क्या होते हैं? निहित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन किससे होता है? कोशिकाओं द्वारा होता है। और यहाँ यदि हम देखें, जो वायरस होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, नोट, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है? वायरस। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस। जो वायरस होता है इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोशिका सिद्धांत किस प्रकार से लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया भाई? स्लाइडेन व सवान ने। कब दिया? 1838 और 39 में। इनके अनुसार स्लाइडेन एक वनस्पति थे और सवान एक जंतु थे। स्लाइडेन ने बताया जो वनस्पति के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन किया और बताया, अब जो पादप की कोशिकाएं होती हैं, उत्तकों के निर्माण के द्वारा क्या होता है? कोशिकाओं का, या हम बोले कोशिकाओं का निर्माण उत्तकों से होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। तो कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। यही निष्कर्ष किसने निकाला? सवान ने। और लास्ट में दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे, पादप और जंतु कोशिकाओं का आंतरिक जो संगठन होता है लगभग क्या होता है? समान। इसे ही क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत। इसको रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया फिर? नई कोशिकाओं निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, इसके विभाजन से होता है। इनके साथ एक नए साइंटिस्ट हो रहा है, नैगली। रुडोल्फ विर्चोव और नैगली ने फिर कोशिका को एक नया रूप दिया और उस रूप के अनुसार ये जो अभी हमने पढ़ा है, जीव कोशिका उत्पादों से बना होता है। नई कोशिकाओं निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है सेल। आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। जीवन का सातत्य कोशिकाओं द्वारा होता है। बट कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है? वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद बोला जाता है।